अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब की खिदमत में वाजी चनारकोट से आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारे साथ कैमरामैन साबर खान कज़ई मौजूद हैं। हमने आज दावत दी है डॉक्टर सी तनवीर शराजी को, जिन्होंने केमिस्ट्री में PhD की है और आज साइंस के जदीद उलूम के बारे में हमको बताएंगे। जी डॉक्टर तनवीर साहब, साइंस की वो कौन सी जदीद इजादात हैं जो कि हैरान कुन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम रसूल साहब, साबर अकाज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और खुसूसी तौर पर साइंस के बारे में बात करने का मौका दिया। देखिए, जब आप कोई मकान बनाते हैं तो आप सबसे पहले उसकी बुनियाद सेट करते हैं, उसकी फाउंडेशन रखते हैं। साइंस के बारे में भी ऐसा ही है कि तकरीबन साइंस को 1500 साल लगे हैं एक बुनियाद और एक फाउंडेशन सेट करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1900 के बाद साइंस की बुनियाद मुकम्मल तौर पे सेट हो चुकी है। साइंस की वो तमाम थीरीज़ और कवानीन जो अप्लाई होंगे और जिससे दुनिया को और सोसाइटी को फ़ायदा होगा, वो बन चुके हैं। अब उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइंस हैरान कुन मौजज़ात कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको चंद एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले जब हम किसी को ये कहते थे कि एक टाइम आएगा और आप यहाँ से एक बटन दबाएंगे और वीडियो चैट पे 7 समुंदर पार हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में आप किसी से लाइव वीडियो चैट करेंगे, तो उस वक्त लोग हंसते थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो हर जगह जहाँ मर्जी चाहे वीडियो चैट कर सकता है। ये एक साइंस की बहुत बड़ी इजाद है। लेकिन इसी तरह अगले 30 और 40 सालों में साइंस जो मौजज़े करने वाली है, जो करिश्मे दिखाने वाली है, वो इंतहाई हैरान कुन है। और उसकी वजह ये है कि सुपर कंप्यूटर की इजाद 1995 में जब सुपर कंप्यूटर इजाद हुआ है, उसके बाद साइंस की रफ्तार जो है वो दुगना नहीं, वो 100 गुना हो गई है। जो काम पहले 15 या 10 सालों में होता था, आजकल 15 दिनों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एलन मस्क नामी एक बंदा है अमेरिका का, जो आजकल दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, उसकी एक कंपनी है स्पेस एक्स के नाम से, और वो अभी लोगों को डिफरेंट प्लैनेट्स, दूसरे सियारों पे ले जाके आबाद करवाना चाह रहा है, क्योंकि वो समझता है कि एक टाइम, खुदा न खास्ता आज से मिलियन साल पहले डायनासोर एक मखलूक थी, वो आज नहीं है, ख़त्म हो गई। वो ये कहता है कि अगर कोई भी बड़ा शहाब साकिब किसी भी वक्त ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन को रेजा रेजा कर देगा और ये इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनका नामो निशान नहीं होगा। तो कहते हैं इंसान को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज़ होनी चाहिए, ये डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके रहें और ताकि इनकी नस्ल न ख़त्म हो। इसी तरह वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंसानों की ब्रेन निकाल के, जब वो मर जाते हैं तो 12 मिनट तक ब्रेन जिंदा रहती है, वो निकाल के रोबोट्स में डाल रहा है और रोबोट्स को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। और वो रोबोट बिल्कुल उस इंसान की तरह सारे काम करता है। वो कहते हैं काश ये टेक्नोलॉजी हमारे पास 100-200 साल पहले होती तो हम आइंस्टाइन और डार्विन और इन जैसे जीनियस लोगों की ब्रेन को प्रिजर्व कर सकते। इसके अलावा उसने एक कंपनी लगाई है गीगा कंपनी के नाम से। वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया को, ये जो मोबाइल है, इतनी बैटरी होगी, ये मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है, ये बैटरी होगी और ये पूरे लोगों की बिजली की, एनर्जी की, ये सारी ज़रूरियात पूरे करेंगे। अभी टेस्ला ने ऐसी गाड़ियां मुतारफ करा दी जिनको एक बार आप चार्ज करेंगे तो वो 900 या 1000 किलोमीटर चलेंगे। यानी यहाँ से रहीम यार खान का सफ़र आप एक दफ़ा गाड़ी चार्ज करेंगे और उस पर वो आपका सफ़र होगा। इस तरह की बहुत सारी, ऐसा मटेरियल आ रहा है कि घरों को आप पेंट करेंगे और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो आपके घर के लिए बिजली प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इजादात, मेडिकल साइंस में ऐसी टेक्नोलॉजीज को स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपका गुर्दा खराब है, आपका दिल खराब है, आपका जिगर खराब है, आप ही के जिस्म से एक टिश्यू लिया जाएगा और उससे नया गुर्दा, नया दिल बना के आपके जिस्म में दोबारा डाल दिया जाएगा। तो साइंस की ये जदीद इजादात हैं जो अगले 30-35 सालों में लोगों को नजर आएंगी। और आज हम जो बात कर रहे हैं, जब लोगों को ये इजादात नजर आएंगी तो वो कहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी वीडियो सेफ होगी और लोग कहेंगे कि जी हाँ जी, ये बात तो 30-35 साल पहले की गई थी।
پاکستان کے معاشرے اور ہمارے علاقے کے لیے سائنس کی جدید ایجادات کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ سائنس کی ساری سہولتوں کو استعمال تو کرتے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ بجلی یوز کرتا ہے، ہر بندہ الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کرتا ہے، کمپیوٹر یوز کرتا ہے، لیکن سائنس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آج بھی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ حکیم زندہ ہے، آج بھی یہاں پہ پیر اور فقیر زندہ ہے، حالانکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا 1 ارب 42 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. میں نے آج تک چائنا میں کسی سے نہیں سنا کہ کسی بندے پہ جن آئے ہوں. امریکہ 32 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، امریکہ میں آج تک کسی پہ جن نہیں آئے. پاکستان میں آج بھی جن آتے ہیں، وہی مولوی جاتا ہے جن نکالتا ہے، پیر فقیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو حکیم لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ کسی بھی نامی گرامی حکیم کی کوئی دوا کسی بندے کو 1 مہینے کے لیے مسلسل کھلائیں، کسی مرض کے لیے بھی، اور اس کے بعد اس کے 3 ٹیسٹ کروائیں، جگر، پتا اور گردہ، یہ تینوں ٹیسٹ کرائیں، کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب ہو، وہ حکیم کی دوائیوں کی وجہ سے. پاکستان کے لیے سائنس کی ترقی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان ابھی سائنس میں بہت زیادہ پیچھے ہے. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے. لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں ایک دوائی بنانے میں، اور اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم وہ چیز یوز نہیں کرتے جس پہ بے انتہا ریسرچ ہے، جس پہ بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم یہ پرانے فقیروں، پیروں، صوفیوں. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، وہاں پہ کوئی صوفی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ولی نہیں ہے. دنیا کے سب سے صحت مند لوگ ہیں. ڈنمارک کے کنٹریز دیکھیں، اسکینڈینیوین کنٹری، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، وہاں پہ کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے. لیکن وہ سائنس کی وجہ سے وہ آج اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 80 سال سے اوپر ہے. 80 سال کا بوڑھا وہاں پہ ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے. وہ اتنے صحت مند لوگ ہوتے ہیں. تو پاکستانی معاشرے کو ان دقیانوسی چیزوں سے نکلنا پڑے گا، سائنس کی ترقی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور صرف اسی لیے صرف یہی ایک چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سائنس کی ترقی بہت ساری تباہی بھی لاتی ہے. جدید سائنس کی ترقی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غلام رسول صاحب، یہ وہ کوشچن ہے جو ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی، آج سے 50 سال پہلے بلڈ پریشر کی مرض نہیں تھی، فالج کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ دیسی گھی کھاتے تھے، سب کچھ کھاتے تھے، لیکن کبھی کوئی بلڈ پریشر سے نہیں مرا، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا. یہ ایکچولی یہ اسٹیٹسٹکس غلط ہیں. آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھیں، کم از کم 20% عورتوں کی تو زچگی کے وقت میں موت ہو جاتی تھی، بچہ پیدا کرنے کے دوران موت ہو جاتی تھی. ایک ملیریا جیسی چھوٹی سی بیماری آتی تھی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار کے لے جاتی تھی. اسی طرح 1916 میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، صرف 100 سال پیچھے کی بات ہے. 1916 میں ایک بیماری آئی جس کا نام تھا اسپینش فلو. اس وقت پوری دنیا کی آبادی تھی 1 ارب. 50 کروڑ لوگوں کو، یعنی 50% آف دا پاپولیشن ور انفیکٹڈ. 50 کروڑ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوئی، 5 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. آج کرونا اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک اور موذی مرض تھی، لیکن وہ ابھی تک 10 لاکھ، 15 لاکھ یا 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں مار سکی، حالانکہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب ہے. تو یہ بات سائنسی اعتبار سے غلط ہے کہ سائنس، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سائنس کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامیاں بہت کم ہیں، بہت زیادہ کم. ہاں، ایک چیز سائنس نے کی، وہ یہ کی کہ 1900 سال لگے دنیا کی آبادی کو 1 ارب ہونے کے لیے، اور پچھلے صرف 100 سال کے دوران دنیا کی آبادی 7 ارب ہو گئی، یعنی 7 گنا بڑھ گئی صرف 100 سالوں میں. اس کی وجہ سائنس ہے. سائنس نے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، سائنس نے لوگوں کو ملیریا سے مرنے سے روکا، سائنس نے ہر بیماری کا علاج دریافت کیا، لوگوں کی موتیں کم ہو گئی تو آبادی زیادہ ہو گئی. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو سائنس صرف آپ کو
सहूलतें देती है, खुशियाँ देती है। देखें आज हमारे हाथ में मोबाइल है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है हमारा बच्चा किधर है, हमारा भाई किधर है, एक बटन दबाएँगे उसकी खैर खैरियत दरियाफ़्त कर लेंगे। पहले महीनों लगते थे, परेशानी होती थी। ये लाइट देखें, आज से सिर्फ 100 साल पहले ये दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। कितने बड़े-बड़े पीर आए, फ़कीर आए, वली आए, बड़े-बड़े लोग आए। कोई इंसान की ज़िंदगी में ये रोशनी नहीं ला सका। गुर्बत क्यों बढ़ गई? गुर्बत असल में ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, आप पुराने अपने मजहबी किताबें पढ़ें। इवन के पिछले जुमे में एक खुतबा सुन रहा था और उसमें हमें बताया जा रहा था कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा दस्तरख़्वान पे बैठे हैं, उनके घर नाक होता है, वो इफ्तारी करने के लिए वो सब कुछ यतीम को दे देते हैं, दूसरे दिन असीर को दे देते हैं, 3 दिन भूखे। आप कोई किताब उठा के देख लें, कोई बादशाह की पुरानी, आज से 200 साल 300 साल की, लोगों ने महीनों भूखी ज़िंदगी गुजारी है। लोगों के पास सिर्फ खाने के लिए कुछ नहीं होता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आबादी 7.5 अरब है और उसके बावजूद भी भूख से मरने वालों की पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अपने इलाके में देख लें कि क्या आज से 20 साल पहले लोगों का लाइफस्टाइल ये था जो आज है। गुर्बत नहीं बढ़ रही, लोगों ने अपने अखराजात बढ़ा लिए। जब अखराजात बढ़ाएंगे तो वो, क्योंकि पहले लोग सिर्फ सूखी रोटी पे गुजारा करते थे, अब हर घर में पेप्सियाँ मोरो ये चीज़ें चल रही हैं तो खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए लोगों को इस साइंस का मजहब के साथ तसादम नजर आता है, इसकी क्या वजह है? असल में ये गुलाम रसूल साहब, ये बहुत डीप क्वेश्चन है और इसकी वजह ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, इसमें तबकात हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, तो मैंने सिर्फ साइंस पढ़ी है, मुझे मज़हब के बारे में कुछ नहीं पता। बाहर से आप किसी फारुक़ तहसील किसी बड़े मदरसे के मौलवी को बुलाएंगे, उसको सिर्फ मज़हब के बारे में पता होगा, उसको साइंस के बारे में नहीं पता। अब जब कि मुझे मज़हब के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं मज़हब के बारे में कैसे बात करूँगा। इसी तरह अगर एक मौलवी को साइंस के बारे में कुछ नहीं पता तो वो साइंस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए जो मज़हब और साइंस को साथ लेके चलें। जब आप दोनों चीज़ों का मुताला करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या किस चीज़ में तसादम है और किस चीज़ में तसादम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस मजहबी चीज़ों को चैलेंज कर रही है। साइंस एक्सपेरिमेंट की बेस पे, तजर्बात की बेस पे चैलेंज करती है। फॉर एग्जांपल, पहले ये होता था कि कोई पीर फकीर शुफ करता था और कहता था कि ठीक हो गए। अब साइंस कहती है नहीं, ये तो एक तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इत्तेफाक हो सकता है, एक पे आपने शुफ किया ठीक हो गया। आपका शुफ तब माना जाएगा जब 10 बंदों पे शुफ करें और 10 के 10 ठीक हों। साइंस इस चीज़ को चैलेंज करती है। पाकिस्तानी नौजवानों को आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी नौजवान और स्पेशली मेरे इलाके के नौजवान, मैं आपको ये बात बता दूं कि वो एक शेर है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। हमारी इस मिट्टी में अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को बहुत ज़रख़ेज़ पैदा किया है। आज भी गवर्नमेंट हाई स्कूल बटल में जाएं, बोर्ड ऑफ ऑनर पे जिन लोगों के नाम लिखे होंगे और फिर उनका आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देखें, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में और उनमें ज़्यादा का ताल्लुक दाखिली चिनार कोर्ट से है। मैं पहले दाखिली चिनार कोर्ट के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, अगर आज के दौर में आपको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता और कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, क्या आप सोसाइटी के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। इसी तरह आगे दौर ऐसा आने वाला है कि जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी वो माशरे के साथ नहीं चल सकेगा। उसके लिए ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को जदीद दौर के साइंसी तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करें ताकि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। डॉक्टर सैयद तनवीर शराजी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कीमती वक्त दिया। गुलाम रसूल आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।